मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज 4 मई 2020 का दिन है और मैं आपको 24 घंटे पीछे ले जाना चाहता हूँ। क्यों ले जाना चाहता हूँ? मेरे पास कारण है। मित्रों, 24 घंटे पहले सुबह के लम्हे, दोपहर से पहले के लम्हे पूरा देश भारतीय स्थल सेना, वायु सेना और नौसेना पर गर्व कर रहा था कि किस शान से उन्होंने देश के कोरोना कर्म योद्धाओं पर पुष्प वर्षा की, फूल। ये मित्रों, दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा नहीं होता कभी कि अपनी जान पर खेल कर पूरी कौम को बचाने का संकल्प लेने वाले चिकित्सकों, मेडिकल कर्मियों और जितने भी नर्सिंग स्टाफ के सदस्य हैं, जो भी लोग लगे हुए हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने वाली बात। ये मुझे नहीं पता कि ये जनरल रावत का ही आइडिया था या इसको समग्र रूप से प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया या क्या हुआ, कहाँ से बात चली। बहरहाल ये अपने आप में एक अनूठा अनुभव था कि देश की सेना के तीनों अंगों की ओर से कोरोना कर्म योद्धाओं पर पुष्प वर्षा की गई विमानों के द्वारा। और ये पुष्प वर्षा का, मित्रों, ये इतना लंबा सफर था। अंदाजा लगाइए कि कहाँ कश्मीर से, श्रीनगर से शुरू हुई और ये कहाँ दक्षिण भारत तक गए। और बीच में जहां जहां भी मेडिकल संस्थान, जो प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान है, जहां जहां भी आए, और उसके बाद जो स्मारक थे, शहीदों के स्मारक, उन सब पर पुष्प वर्षा की गई और देश को फिर से एक सूत्र में पिरोया हुआ दिखाने का प्रयास किया गया। मित्रों, ये शाम तक, ये जो लम्हे थे गर्व के, ये शाम तक उदासी में बदल गए। शाम को खबर जो आई, वो उसने हमारी शाम जो है वो बिल्कुल उदास कर दी। और उस वक्त कश्मीर के सीमा पर सेना के एक कर्नल, एक मेजर और 3 जवानों की शहादत ने फिर से हमें पीछे एक शोक की लहर में धकेल दिया। और हम लोग एक बात सोचने पे विवश हो गए कि ये जिंदगी क्या है। एक ही पल में हम लोग चंद लम्हे पूरी उमंग के साथ बिताते हैं और अगले ही पल कुछ ऐसा हो जाता है कि हम शोक मग्न हो जाते हैं। हमारे हमारे मुख से कोई भी शब्द पूरी तरह से निकल नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि हम बयान क्या करें। अब वे लोग जो एक अपहरण किए गए परिवार की रक्षा के लिए आतंकवादियों से भिड़ गए, उन लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। उन शहीदों को सलाम करना शाम तक हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया। और हमें लगा कि हम तो इस वक्त ऐसे कर्म योद्धाओं और ऐसे वीरों की धरती पर बैठे हैं जहाँ हमारे एक हाथ में, एक आंख में खुशी का आंसू है तो दूसरी आंख में गम का आंसू, और हमें दोनों आंसू एक साथ बहाने पड़ते हैं। ये एक अजीब विसंगति है जिंदगी की, मित्रों। बहरहाल शहीदों को नमन, कर्म योद्धाओं को भी नमन। और उसके साथ ही जब आज के दिन की बात करते हैं तो आज के दिन ध्यान अनायास ही चला जाता है किशन महाराज की ओर। किशन महाराज का नाम, मित्रों, आपने सुना होगा। तबले की जो ताक धिना दिन है, उस पर एक समूचा समग्र अधिकार रखने वाले किशन महाराज का आज के दिन 2008 में निधन हुआ था। जन्मे थे काशी में, कबीर चौरा मोहल्ले में, और जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए, इसलिए माँ बाप ने नाम भी किशन रख दिया। और उसके बाद जब अंतिम सांस ली तो वो भी उसी बनारस में, उसी काशी में जहाँ जन्म हुआ था। मित्रों, ये बड़े विचित्र, हमारे ये जो कलाकार हैं, बड़े विचित्र शख्सियतें होती थी। कभी कभी उल्लेख आ जाता है बिरजू महाराज का भी कि बिरजू महाराज आज भी जिस गतिशीलता के साथ बने हुए हैं वो बड़ी अद्भुत है। और यही किशन महाराज की जब जीवन, जो संगीत वाला जिंदगी है, संगीतमय जीवन, इस पर जब नजर डालते हैं तो मित्रों, एक ही शख्स तबला वादन, मूर्ति कला, वीर रस की कविताएं, पेंटिंग्स, चित्रकार होना, और साथ साथ ज्योतिष का भी शौक होना, ये सारी चीजें, सारे जो ज्ञान के जो भंडार हैं, सारी जो सृजनशीलताएं हैं, ये सारी की सारी एक ही शख्स में कैसे समा जाती हैं, ये कई बार हैरानी भी होती है। तो मैंने उनके दर्शन किए हैं किशन महाराज के, बड़े गुलाम अली खान साहब की संगत में, पंडित रविशंकर साहब की संगत में,
फयाज खान साहब की संगत में और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की संगत में, तो ऐसी पंडित भीमसेन जोशी की संगत में। तो ये हमारे यहाँ जालंधर में हरवल्लभ का मेला हर वर्ष दिसंबर में होता था है। और अब तो वो पुरानी रौनकें नहीं रही, लेकिन एक वक्त था कि हरवल्लभ के संगीत सम्मेलन में भाग लेने का मतलब होता था कि आदमी संगीत की दुनिया में प्रस्थापित हस्ताक्षर है। और किशन महाराज बरसों तक इसमें इसमें पार्टिसिपेट करते रहे, इसमें आते रहे। ये दिसंबर के महीने में होता है मेला, कभी वक्त मिले तो कभी हो आइएगा। पुरानी बातें तो नहीं रही, लेकिन अब भी आयोजकों का ये प्रयास रहता है कि जो गरिमा है उस हरवल्लभ के संगीत समारोह की वो यथासंभव बनाए रखी जाए। और मित्रों, किशन महाराज के साथ साथ ही तीसरा जो जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगा कि आज जो ही मेरे आसपास चंडीगढ़ में, पंजाब में और कुछ अन्य स्थानों पर शराब के ठेके खुले, मैं उन्हें मदिरालय तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अब लोग कहेंगे, मैं नहीं कहूंगा तो कहेंगे कि वो उन पर अजीब भीड़ देखी गई। और ये प्रयास तो हुआ कि वहां भी थोड़ी सी डिस्टेंस रखा जाए, वहां भी जो 2 गज जमीन का जो फासला जिसका आग्रह प्रधानमंत्री ने किया था वो रख लिया जाए। लेकिन जहाँ ये एक अजीब रंग होता है, उनके चेहरे पे अजीब रौनक दिखाई देती थी, और वो लोग कोशिश करते थे कि जहाँ एक गोल दायरा बना हुआ है जिसमें एक व्यक्ति लाइन में खड़ा है, दूसरा व्यक्ति 2 गज दूर एक और गोल दायरे में खड़ा हुआ है, तो कोशिश करते थे लोग कि गोल दायरे में जो ही व्यक्ति आगे सरके उसकी जगह लेने के लिए 2 आदमियों में धक्कम-पेल भी देखी। तो ये एक अजीब सिलसिला है कि ऐसे माहौल में, जबकि पूरा देश एक तनाव से गुजर रहा है, उसमें दारू क्या चीज है इसका महत्व पहली बार महसूस हुआ कि फिर याद आए अदम, जो कहा करते थे कि मैं कदे की राह से होकर गुजर गया। तुम जानते हैं आप मेरा ख्याल में कि अदम बड़े प्रसिद्ध उर्दू अदब के हस्ताक्षर कि मैं कदे की राह से होकर गुजर गया, वरना सफर हयात का काफी तवील था। और साथ साथ बच्चन साहब भी याद आ जाते हैं कि मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते, मेल कराती मधुशाला। तो ये मधुशालाएं क्या ऐसी चीज है इनमें कि लोग एकदम से उमड़ पड़ते हैं, उनके चेहरों पे एक रौनक सी बिखर जाती है। शुक्र है कि अहाते शुरू नहीं हुए, वरना दारू पीकर नशे में लोग अहातों के बाहर कोरोना की ऐसी की तैसे फेरते हुए और कोरोना को गालियां निकालते हुए दिखाई देते। बहरहाल, अब जो भी कोरोना को गालियां पड़नी है वो शाम ढले पड़ेगी, और उस वक्त घरों में बैठकर लोग गालियां देंगे कोरोना को, जिसने उनकी जिंदगी से रौनकें छीन ली। तो मित्रों, अलग अलग चीजें हैं, जिंदगी की अलग अलग शैलियां हैं, कहीं दुख है कहीं सुख है। बहरहाल जिंदगी चलती रहनी चाहिए। और टाटा की बात, रतन टाटा की बात याद आ रही है कि हमें वर्ष 2020 को जिंदगी का वर्ष मान लेना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि ये वर्ष जीने का वर्ष है, और इस वर्ष हम पूरी गरिमाओं के साथ, पूरी मर्यादाओं के साथ, पूरी दृढ़ संकल्पता के साथ और पूरी डिग्निटी के साथ जिएंगे। और ये संदेश एक उद्योगपति की ओर आया है जिसका ये विश्वास है कि वो इस बात पर भरोसा नहीं करते रतन टाटा की देश बहुत पीछे चला जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने देखा है इतिहास, और लोगों ने भी देखा है, इतिहास के पन्ने पलट लीजिए। जापान जैसा देश जो विश्व युद्ध की विभीषिका में बिल्कुल तबाह हो गया, उस देश ने विश्व युद्ध की विभीषिका से मुक्त होते ही किस तरह से संपन्न राष्ट्रों की श्रृंखला में, संपन्न राष्ट्रों की कतार में अपने लिए महत्वपूर्ण जगह बना ली। और ये इसी झप्पे बनाई कि उन लोगों को एक जीने का सलीका आता था। वे समझते थे कि डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ अगर जीना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और टाटा का भी यही कहना है कि अगर इस वर्ष को हम जिंदगी का वर्ष मानकर चलेंगे तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि हम इस संकट से उबर आएंगे। और वर्तमान जो हमारी अर्थव्यवस्था में एक छितराव सा आया है, अर्थव्यवस्था एक बिखराव सा आया है, ये बिखराव और ये छितरन जो है धीरे धीरे इस पर हम काबू पा लेंगे, और वक्त से पहले काबू पा लेंगे। तो मित्रों, बहुत सारी बातें आज हो गई जिन पर विचार कीजिएगा। जिंदगी जीने का नाम है, चाहे वो लम्हे दुख से भरे हों
चाहे वो लम्हे कुछ उमंग से भरे हों और चाहे वो लम्हे किसी और रूप में हमें जीने के एक संकल्प देने वाले लम्हे हों। मित्रों, आज इतना ही। कल बहुत सारी बातें, ढेरों विषय हैं जिन पर बातें करेंगे। शुक्रिया दोस्तों।